हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को नया साल की शुभकामनाएं। नया साल का ये पहला वीडियो है हमारा। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नया साल, न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग, न्यू चैलेंजेस। 11th का पोर्शन खत्म करना है, साथ में भी 12th पे स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम ये हीट ट्रांसफर के लेक्चर नंबर 10 यानी कि आखिरी लेक्चर में हम हैं आज, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं। हमने सारे पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। स्टीफन्स लॉ पढ़े थे, हमने पढ़े थे ना। स्टीफन्स लॉ पढ़े थे हमने, उस पर क्वेश्चंस किया था। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़े थे हमने, उस पर भी क्वेश्चंस किया था। रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, सारे प्रोसेस को हमने पढ़ चुके थे। द आखिरी टॉपिक इज दैट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूल करने, ठंडा करने के जो न्यूटन के दिया गया कुछ नियम था, वो नियम जो है हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में? फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, वातावरण में और किसी वस्तु में, ऑब्जेक्ट में और सराउंडिंग में, अगर बहुत छोटा डिफरेंस हो। अभी जो हमने पढ़ के आए हैं रेडिएशन, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें हमने रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट जो पढ़े थे, dq by dt that is equals to the k a times delta हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर बाय लेंथ था ना जी। तो वो चीज पढ़े थे हम लोगों ने। वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत लार्जर होगा तो पढ़े थे ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में, बहुत कम टेम्परेचर का डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, उस केस में जो रेट ऑफ कूलिंग होता है फॉर ए स्मॉल डिफरेंस, फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड द सरफेस एरिया एक्सपोज। क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है दैट इज dq by dt, dq by dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दैट इज dq by dt, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग है, ठंडा होने की जो रेट है, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं k। ये हो गया थीटा माइनस थीटा 0। ठीक है, जहां पे ये थीटा क्या है भाई, व्हाट इज थीटा हियर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो अच्छा, ये रेट ऑफ कूलिंग जो है ना, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं डी थीटा। किससे जी? डी थीटा से डिनोट करते हैं, डी थीटा से। दैट इज डी थीटा बाय dt। ओके, तो यहाँ पे हो गया तो डी थीटा, तो हो गया थीटा माइनस थीटा 0, जहां पे वेयर थीटा क्या है जी, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज थीटा 0? ये है आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। किसका टेम्परेचर जी? सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको गाइस, क्विकली राइट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लिख दो फटाक से। हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? कहता है फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में बहुत छोटा डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, लाइक 0.5 डिग्री, लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे कुछ डिफरेंस होते हैं, बहुत छोटा, मतलब बोलो कि इनफाइनाइट चेंज में। तो रेट ऑफ कूलिंग जो होता है बॉडी और सराउंडिंग में, वो डायरेक्टली रेट ऑफ कूलिंग क्या क्या होता है? रेट मतलब डी थीटा बाय dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा माइनस थीटा 0। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज द ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और थीटा 0 क्या है जी? सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अंडरस्टैंड? दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, सो गाइस देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने इधर, ये वाला फॉर्मूला जो था हमारे पास, डी थीटा बाय dt इज इक्वल टू दैट इज ए k, क्या पढ़ा हमने? थीटा माइनस थीटा 0। ठीक है,
जहां पे k क्या है, where k is प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टीफन्स लॉ। कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, स्टीफन्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से जो इसके लिए k एक कांस्टेंट है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा। तो k का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू याद रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला था k सिग्मा e थीटा 0 के पावर 3 इंटू a डिवाइडेड बाय m इंटू s, ठीक है, m इंटू s। व्हाट इज दिस हियर, m इंटू s। 4 सिग्मा तो हम लोग जानते हैं स्टीफन कांस्टेंट होता है ना, 5.57 इंटू कितना था, 10 टू द पावर -8, ये था ना, -8 था, 18 था, ठीक है, -8 है ना, -8, ओके। और जो हमने पढ़ा था, ए इज सरफेस एरिया, ए क्या है, सरफेस एरिया, ई है आपका एमिसिव पावर, ई क्या है, एमिसिव पावर, m इज द मास एंड s इज द, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, स्पेसिफिक हीट कहते हैं उसको, है ना। छाप दीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक कांस्टेंट है, ओवरऑल सारा वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, ऑल वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। राइट डाउन क्विकली पॉजिटिव। ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे इसमें, देखिए थीटा वाला टर्म इधर भी है, थीटा इधर भी है, क्या करते हैं, थीटा वाला टर्म को हम इधर ले आते हैं, इससे क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय, ये क्या हो गया, थीटा माइनस थीटा 0 होगा, क्या आ गया, के डी टी, क्या हो गया, के डी टी, हो गया, हुआ ना। एक काम करते हैं, इनिशियल थीटा आई ले लेते हैं, ये थीटा क्या हो गया, फाइनल, ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर, ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ये हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो सकता है नहीं, तो इनिशियल टेम्परेचर हो गया थीटा आई, फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा एफ, ओके, ऑब्जेक्ट का, ये हो गया, दैट इज टाइम में यहाँ पे, दैट इज के 0 से लेकर के t। कोई डाउट आपको है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो भी होंगे आपको तो समझ में आता ही होगा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा x, व्हाट इज dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, दैट इज इक्वल टू द ln x, क्या कहते हैं इसको, नहीं कहते क्या, दैट इज द ln x, ओके। ये हो गया आपका ln, ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज द ln क्या जी, डी थीटा बाय थीटा, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं थीटा माइनस थीटा 0, ओके। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज द थीटा आई से लेकर के लोअर लिमिट, और ये हो गया अपर लिमिट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से ये आ गया बेसिकली, क्या बोल सकते हैं अपन, हाँ, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने एक बात उसमें बोला नहीं, कूलिंग हो रहा है ना, कूलिंग हो रहा है, इस प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या है जी, डिक्रीज हो रहा है, रेट वैल्यू घट रहा है ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आ जाता है, माइनस साइन। पहले भी आप लोग डाल सकते हैं, जो हम इससे पीछे लिखे थे गाइस, उसमें ध्यान रखिएगा, डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के, ये माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि कूल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेट मतलब हीट फ्लो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है,
घट रहा है, ठंडा हो रहा है, समझे बात जी, ठंडा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस साइन आपको लगाना होगा। तो ये हो गया माइनस साइन, क्या हो गया ये माइनस, तो हो गया माइनस के टी, ये क्या आ गया माइनस के टी। कोई दिक्कत वाली बात, पीछे भी था हमारा फॉर्मूला में, वहां पे भी माइनस कर देना आपको, ठीक है। देख लो एक बार, माइनस कर दो गाइस उसमें सब, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा जीरो। माइनस साइन क्यों लगाया आपने, क्योंकि रेट घट रहा है उसका, ठीक है ना, इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया थीटा जीरो से हो गया थीटा फाइनल। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, फाइनल माइनस हो जाएगा इनिशियल, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ln क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा जीरो, अरे होगा, ये हो जाएगा माइनस ln थीटा इनिशियल माइनस थीटा जीरो इक्वल टू कितना आ गया माइनस के टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल में यहाँ से बोलूं तो log a माइनस log b क्या होता है जी, पता है, log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b, क्या होता है log a बाई b, ओके, log a बाई b। तो देखिए यहाँ से, तो log ये हो गया थीटा फाइनल माइनस थीटा सराउंडिंग डिवाइडेड बाय थीटा इनिशियल माइनस थीटा सराउंडिंग, अरे होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के टी। ln है तो बेस में कितना होता है e, एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, ये जो होता है log का प्रॉपर्टी ln का, log का प्रॉपर्टी है, अगर ये a है ये b है और ये x है, तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b के पावर x, ये प्रॉपर्टी होता है log का, पता है नहीं पता है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा सराउंडिंग बाय थीटा इनिशियल माइनस थीटा सराउंडिंग इक्वल्स टू e के पावर में आ जाएगा माइनस का kt, e के पावर में क्या आ गया माइनस का kt। तो चाहो तो आप इसको इधर दिख रहा है क्या बच्चों, ओके ओके, छाप दीजिए इसको, फिर मैं अभी लिखता हूँ आगे, ठीक है, पूरा समझ में आ गया क्या किया हमने, ये इस वाला सेक्शन को हमने इधर लेके आ गए, ये हो गया माइनस के dt, यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन का मेथड होता है dx बटा d थीटा, यानी कि हो गया ln ln थीटा माइनस थीटा जीरो। इनिशियल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लिया थीटा आई, और ये हो गया फाइनल थीटा एफ, तो यहाँ से हो गया माइनस के थीटा, इंटीग्रेट करके हमारा ये वैल्यू यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये नोट करके हमने प्रॉपर्टी बता दिया आपको क्या होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा आप, ओके। तो गाइस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला आ गया, थीटा फाइनल माइनस थीटा जीरो डिवाइडेड बाय थीटा आई माइनस थीटा जीरो इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस kt, ओके। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो थीटा f माइनस थीटा जीरो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज थीटा आई माइनस थीटा जीरो इनटू e टू द पावर माइनस kt। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए, हम इसको इधर भेज सकते हैं जी। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर अगर ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर में क्या कर देंगे, थीटा आई माइनस थीटा जीरो टाइम्स e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ये है आपका फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठंडा होने के बाद कितना टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, तो देख रहे हैं एक तरीके से ये एक्सपोनेंशियली जो है, एक्सपोनेंशियली हीट डिक्रीज कर रहा है, कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कैसे, देखिए e के पावर माइनस के टी है, e के पावर क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ जो है इसका मैं खींचूं, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग का ग्राफ अगर मैं खींचना चाहूं तो देखो क्या होगा इसका ग्राफ, अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग का ग्राफ में खींचूं यहाँ पे, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, चलो गौर से सुनियो, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। तो बेसिकली ये है इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, थीटा है
इनिशियल टेम्परेचर है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को, थीटा को। अब देखिए यहाँ पे थीटा जो है धीरे धीरे देखिए ना यहाँ पे ये वैल्यू तो घट रहा है एक तरीके से। एक ऐसा टाइम आएगा जो ये वाला जो है इनिशियल, ये हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर। क्या हो गया जी, सराउंडिंग का टेम्परेचर। देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये होता है ना, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हो गया आपका टाइम। क्या हो गया, टाइम। कोई दिक्कत, ये वाला ग्राफ हो गया। वीडियो स्टार्ट है ना, ओके। फाइनल ये था हमारा फाइनल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ये था। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज द स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के टेम्परेचर में और ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा उसमें जो स्मॉल डिफरेंस होगा वही उसमें रेट ऑफ कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने देखा कि अगर हम चाहते हैं कि उसके रेट ऑफ कितना फाइनल हीट कितना होगा ठंडा होने के बाद, तो भी ऑब्जेक्ट का ठंडा होने के बाद में ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर हो सकता है, अभी जैसे कि मौसम वेदर है हमारा, सराउंडिंग का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है ना, 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी है। और हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का कितना अभी टेम्परेचर होगा ठंडा होने के बाद, कितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, उसमें थीटा आई माइनस थीटा जीरो ई के पावर माइनस के टी, के जहाँ पे क्या है जी, स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है। इसको वैल्यू, ये वैल्यू आपको यहाँ पे डाल सकते हैं जो हमने अभी फॉर्मूला दिखाया है, क्या 4 ई सिग्मा थीटा जीरो के पावर में 3 डिवाइडेड बाय m इनटू s। ओके, ऑब्जेक्ट का मास s स्पेसिफिक हीट, वहां से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, t कितना टाइम पे वो पूछा है। आया ये फॉर्मूला हम लोग डाल करके ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, तो गिव हेडिंग द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो कुछ लिमिटेशन है गाइस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो आपको याद रखने हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है 11th के बोर्ड में, कि ये लॉ तभी लगा सकते हैं हम लोग जब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। देखिए लिमिटेशन नंबर 1 में द डिफरेंस, देखिए द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, the difference of temperature between object and surrounding must be small, must be small, बहुत ही छोटा होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब ठंडा जो होगा ऑब्जेक्ट, जब ठंडा होगा तो हीट रेडिएट होगी, हीट निकलेगा उसमें से, तो हीट निकलेगा तो 3 फॉर्म में हीट निकल सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बट न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशन है कि जो हीट जो रिलीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्म में होना चाहिए, रेडिएशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, क्या बोला हमने, रेडिएशन के फॉर्म में। तो हमने जो पढ़ा था कंडक्शन पढ़ा था, वहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा था, हमने पढ़े थे ना, उस समय क्या हो रहा था, वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस हो रहे थे, कुछ में कन्वेक्शन भी हो रहा था, पढ़े थे ना स्टीफन्स लॉ में, कन्वेक्शन पढ़ा था हमने। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन में, यहाँ पे देखिए कि क्या है कि द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग मस्ट बी स्मॉल। क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा केस हमने क्या बोला हमने कि जो हीट रिलीज होगा तो हीट का लॉस जो होगा, बेसिकली कूल हुआ तो हीट का लॉस हुआ, तो हीट लॉस किसके फॉर्म में होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में। देखिए द लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट from the body only from the body should be radiation only, मात्र क्या होना चाहिए, रेडिएशन होने चाहिए, should be radiation only।
तीसरा बात क्या ध्यान रखना आपका कि सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। जो सराउंडिंग वो मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। थीटा नोट पढ़े है ना अभी, है ना? तो लिख सकते हैं यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग must be constant. The temperature of surrounding must be constant. ठीक है? तो जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मस्ट बी कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 3 लिमिटेशन है उसके जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा 3 लिमिटेशन है। इसके बाद आता कुछ अप्रोक्सीमेशन भी होता है इसमें न्यूटन लॉ में। कभी कभी आप अप्रोक्सीमेट भी लगा सकते हो उसमें नियम। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? ठीक है, इसको लिख दो बच्चों। देखिए जी, तो क्या है अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कुछ अप्रोक्सीमेशन भी आप लोग लगा सकते हैं गाइस। क्या अप्रोक्सीमेशन होता है? यहाँ पे देखिए जी, डी थीटा बाई डी टी जो था हमारा, उसका आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एवरेज वैल्यू। क्या था फॉर्मूला? दैट इज ए के, है ना? माइनस साइन में जा रहा है यहाँ पे, माइनस के, और ये क्या हो गया यहाँ पे थीटा था ना, इसका आप लिख सकते हो थीटा एवरेज वैल्यू माइनस थीटा जीरो। इसमें तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है। जहाँ पे व्हाट इज द थीटा का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी पढ़ा था हमने, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये होता है ना एवरेज वैल्यू। यहाँ से हम एवरेज वैल्यू अप्रोक्सीमेशन डी थीटा बाई डी टी जो है हमारा, ये आ जाएगा, यानी कि एवरेज वैल्यू में माइनस के, व्हाट इज दिस? दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस का थीटा जीरो। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग रेट ऑफ कूलिंग के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको रेट ऑफ कूलिंग का फार्मूला पूछेगा, ये फार्मूला डाल करके आप लोग लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? साफ दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है गाइस, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका इस्तेमाल क्यों कब करते हैं हम लोग? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए इसका जो यूज करते हैं हम लोग दो लिक्विड का स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए है ना, इट इज यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ specific heat of two liquid दो लिक्विड का, टू लिक्विड्स है ना, तो लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए, हम लोग कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो मेजर किया जाता है वो कैलोरीमीटर के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा? एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैलोरीमीटर ट्यूब। क्या जी? कैलोरीमीटर ट्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट में स्पेसिफिक हीट कैन बी measured by specific heat can be measured by calorimeter tube। स्पेसिफिक हीट कैसे मेजर किया जाता है? कैलोरीमीटर ट्यूब के द्वारा मेजर किया जाता है। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दो लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो, है ना जी, कि सपोज डेंसिटी रो 1
S1 is density ρ1 and a specific heat S1 of one liquid and density ρ2 and a specific heat S2 of another liquid are filled in कैलोरीमीटर। कहाँ पे अगर फिल्ड कर दिया जाता है इसको कैलोरीमीटर में रख दिया जाता है। कैलोरीमीटर having same surface area on any video having same surface area having the same surface area ठीक है सेम सरफेस एरिया कूलिंग ठंडा कितना से होगा कूलिंग विथ सेम इनिशियल टेम्परेचर θ1 कितना से जी ठंडा होगा θ1 से ठंडा होगा टू θ2 ओके। क्या कहा हमने स्पेसिफिक हीट जो होता है मेजर किया जाता है कैलोरीमीटर ट्यूब के द्वारा। जो मान लेते हैं कि डेंसिटी कितना है ρ1 है और स्पेसिफिक हीट कितना है S1 है कोई एक लिक्विड का और सिमिलरली डेंसिटी ρ2 और स्पेसिफिक हीट S2 है कितना S2 है अनदर लिक्विड का दूसरे लिक्विड का और उसको हम एक कैलोरीमीटर में भर देते हैं जिसका सरफेस एरिया कितना है जी सेम है ठीक है। तो कूलिंग विद द सेम इनिशियल टेम्परेचर θ1 से कहां तक जाएगा ठंडा होगा ये θ2 तक ठंडा होगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है θ0 सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा θ0 लिख दीजिए नीचे दैट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज θ0 यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज θ0 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज θ0 उसका क्या होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा इन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 इन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 T1 और T2 में क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली ओके। एंड वाटर इक्विवेलेंट जो होता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर जो है वो क्या है जी W है ठीक है ये W है। देन यानी कि बोल सकते हैं dθ/dt जो है किसका लिक्विड का है ना वो इक्वल हो जाएगा dθ/dt किसका जी वाटर का dθ/dt किसका जी वाटर का ओके ध्यान रखिए। तो ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से लिख दियो गाइस स्क्रीनशॉट ले लो अगर डाउट है तो ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो दोनों का जो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा जी वाटर का भी और लिक्विड का भी सेम ही होगा रेट ऑफ कूलिंग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है ठीक है।
फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला आ जाता है, ध्यान रखिएगा, W प्लस M1S1 बाई T1 बराबर W प्लस M2S2 बाई T2। मास फर्स्ट लिक्विड का और ये मास सेकेंड लिक्विड का। S1 समझ में आ गया, दैट इज द S1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सेकेंड लिक्विड। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। और दूसरा जी इसका, इफ W इज स्मॉल, W क्या है जी, स्मॉल है, छोटा है, तो क्या आ जाएगा, ये W 0 हो जाएगा। अरे समझे, तो M1S1 बाई T1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2S2 बाई T2। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। स्पेसिफिक हीट, जहाँ पे S1 S2 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वहाँ कंपेयर हो गया कि नहीं हो गया, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। नोट करके ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, है ना, नोट करके इस फॉर्मूला को कंपेयर करके कैसे जी, देखो M1S1 बाई T1 बराबर M2S2 बाई T2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1S1 बाई M2S2 बराबर T1 बाई T2, T1 बाई T2। तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम ही है दोनों का, तो मास वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं ρ1S1 बाय ρ2S2 दैट इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। ओके, अब देख लो जो डेटा दिया हुआ है उसके साथ में फार्मूला यूज करके आंसर लिया इसका, कोई डाउट। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया आप इसका खत्म। चाहो तो उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, होगा तो कल इस पे हम 2-4 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस, वो है कैलोरी मीटर। क्या स्टार्ट करें, थर्ड क्या थी, ओके हाँ, कैलोरी मीटर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।